वैज्ञानिकों ने 107 बार मृत्यु से जीवन को वापस लाने का प्रयास किया। वे 106 बार असफल रहे। उत्तरी भारत की झुलसा देने वाली गर्मी में, जहां तापमान हड्डियों को चूर चूर और डीएनए को वाष्प में बदल देता है, आनुवंशिकी विदों की एक टीम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर राखीगढ़ी में स्थित 4500 साल पुरानी कब्र के पास खड़ी थी। वहां दफन महिला 45 शताब्दियों से मौन प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी हड्डियां कमजोर थीं, उसकी कहानी भुला दी गई थी, लेकिन उन टुकड़ों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो हमारे बारे में, हमारे अब तक के ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकता था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आनुवंशिकीविद डॉक्टर डेविड रीच और भारत के प्रमुख पुरातत्वविद डॉक्टर वसंत शिंदे ने अंतिम प्रयास किया। यह 107वां नमूना था और इस बार तमाम मुश्किलों के बावजूद डीएनए सुरक्षित रहा। उन्हें जो मिला वह असंभव था। 150 वर्षों तक इतिहासकारों ने हमें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत का निर्माण उत्तर से आए आक्रमणकारियों ने किया था। मध्य एशियाई मैदानों के योद्धा जो घोड़ों और रथों के साथ आए और अपने साथ R1A1 नामक एक आनुवंशिक चिह्न लाए, जिसे आर्य जीन कहा जाता है। वे विजेता जिन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन इस महिला का सिंधु घाटी के मध्य से मिले इस इकलौते कंकाल का इसका कोई अंश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसका जीनोम बिल्कुल अलग था। एक रहस्यमयी पहचान, एक ऐसा मिश्रण जिसे पहले कभी किसी ने दर्ज नहीं किया था। 50 से 89% प्राचीन ईरानी शिकारी संग्रहकर्ता, 11 से 50% दक्षिण पूर्व एशियाई वंश, एक ऐसी जाति जो तथाकथित आक्रमणों से बहुत पहले यहां रहती थी, एक ऐसी जाति जो यहां की मूल निवासी थी। और फिर असली झटका लगा। भारत से हजारों मील दूर ईरान और तुर्कमेनिस्तान में बिखरे हुए 11 अन्य कंकालों का आनुवंशिक प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा था। लेकिन खास बात यह है कि उन्हें दक्षिण एशियाई कलाकृतियों के साथ दफनाया गया था। मिट्टी के बर्तन, मोती, औजार। ये स्थानीय लोग नहीं थे, ये प्रवासी थे, व्यापारी, खोजकर्ता, सिंधु घाटी के लोग जो पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए अपने डीएनए को दूर दराज के देशों में ले गए थे। लेकिन यहां वो बात है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब वैज्ञानिकों ने उनके जीवित वंशजों की खोज में भारत भर की आधुनिक आबादी के जीनोम से उनकी तुलना की, मगर तो एक समूह सबसे ऊपर उभरा। राखीगढ़ी से 2000 किलोमीटर दक्षिण में रहने वाले लोग। एक ऐसे लोग जो पूरी तरह से अलग भाषा बोलते थे। एक ऐसे लोग जिन्हें उत्तर की महान सभ्यताओं से अलग, पराया और असंबद्ध मान लिया गया था। सबसे मजबूत आनुवंशिक समानता सिंधु घाटी में नहीं थी, यह तमिलनाडु में हुआ था। राखीगढ़ी की उस महिला के वंशज थे और वे तमिल थे। दूर का रिश्ता नहीं, ढीला ढाला संबंध नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे मजबूत जीवित कड़ी, प्राथमिक आनुवंशिक निरंतरता आधुनिक तमिल आबादी की रगों में दौड़ती है। दक्षिण भारत के लोग जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक बोलते हैं, उस सभ्यता का डीएनए अपने भीतर लिए हुए हैं जो 4000 साल पहले लुप्त हो गई थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 2009 में भारत के राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान के प्रोफेसर पार्थ मजूमदार ने तमिलनाडु भर में तमिल आबादी का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने जो खोजा वह आनुवंशिकी विदों की मानव विविधता के अध्ययन से जुड़ी सभी अपेक्षाओं के विपरीत था। तमिल जातियां, ऐसे समूह जो हजारों वर्षों से अंतर्विवाही रहे हैं, यानी अपने ही समुदाय में विवाह करते रहे हैं, उनमें लगभग कोई आनुवंशिक भिन्नता नहीं दिखी। केवल 0.96% भिन्नता, 1% से भी कम। जरा इस पर गौर कीजिए। तमिलनाडु भर में चाहे उच्च जाति के हों या निम्न जाति के, चाहे तटीय क्षेत्र के हों या पर्वतीय क्षेत्र के, तमिलों का मूल काफी हद तक एक ही है। एक ही आनुवंशिक समूह, एक ही प्राचीन स्रोत। यह उत्तर भारत की स्थिति से बिल्कुल उलट है, जहां जातिगत विभाजन स्पष्ट आनुवंशिक स्तरीकरण को दर्शाता है, जो समय के साथ विभिन्न आबादी के बीच मिश्रण का स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन तमिलनाडु में एकता, निरंतरता, एक अटूट जनता और डीएनए
स्वयं एक और भी पुरानी कहानी बयां करता है। भारत के 70% तमिल लोगों में माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर पाया जाता है, जिसे हैप्लोग्रुप एम कहा जाता है। यह एक मातृवंश है जो मानव परिवार वृक्ष से 31,500 साल पहले अलग हुआ था। यह एशिया के सबसे पुराने आनुवंशिक चिन्हों में से एक है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मां से बेटी में 300 शताब्दियों से अधिक समय से हस्तांतरित होता आ रहा है। पिता की तरफ से देखें तो 21% तमिल पुरुषों में हैप्लोग्रुप एच और 13% में हैप्लोग्रुप एल पाया जाता है। ये दोनों ही भारतीय पहचान है। ऐसे आनुवंशिक चिन्ह जो दक्षिण एशिया के बाहर लगभग कभी नहीं पाए जाते। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आनुवंशिकीविद डॉक्टर टोमास किविसिल्ड ने इन हैप्लोग्रुप्स के अर्थ की पुष्टि की है। ये पुरापाषाण काल के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वे लोग हैं जो 40 से 50,000 साल पहले अफ्रीका से होमोसेपियंस के पहले महान प्रवास के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। ये आक्रमणकारी नहीं हैं, ये विजेता नहीं हैं, ये यहाँ के मूल निवासी हैं और उनके वंशज तमिल हैं। लेकिन अगर तमिल लोग आनुवंशिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, अगर उनका डीएनए दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक से सीधा संबंध रखता है, तो एक सवाल बना रहता है, उस सभ्यता का क्या हुआ? क्योंकि लगभग 1900 ईसा पूर्व एक भयानक घटना घटी। बड़े शहर वीरान हो गए, नदियां सूख गईं, लोग तितर बितर हो गए और उनके वंशानुक्रम का निशान, वह निशान जो बताता है कि वे कहां गए, सीधे तमिलनाडु तक जाता है। 1800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा है। महान नदी अंशु सभ्यता की जीवन रेखाएं सूख रही हैं। मानसून विफल हो गया है। साल दर साल बारिश नहीं होती। कभी व्यापार, समारोहों और जीवन से गुलजार रहने वाले शहर धीरे धीरे वीरान हो रहे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखी घड़ी, हजारों वर्षों की संस्कृति धूल में मिल रही है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग पूर्व की ओर गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ते हैं, जहां नए राज्य स्थापित होंगे। अन्य लोग पुरातात्विक अभिलेखों में गुम हो जाते हैं। उनका भाग्य अज्ञात है। लेकिन आनुवंशिक साक्ष्य एक उल्लेखनीय बात प्रकट करते हैं। एक तीसरी लहर जो दक्षिण की ओर बढ़ रही है। यह प्रवास इतना महत्वपूर्ण है कि यह पूरे क्षेत्र के इतिहास को नया रूप दे देगा। वे अपने साथ अपना डीएनए लेकर आए थे और वे अपने साथ कुछ और भी लेकर आए थे। अब बात करते हैं 2016 की, तमिलनाडु के कींझाड़ी नाम के एक छोटे से गांव की। पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े या ग्रामीण जीवन के कुछ बिखरे हुए सबूत मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था। 13,000 कलाकृतियां। एक पूरी शहरी बस्ती धरती के नीचे दबी हुई थी और यह 600 ईसा पूर्व की है, लौह युग के उत्तरार्ध की। वह समय जब तमिल इतिहास की शुरुआत हो रही थी। लेकिन फिर उन्हें भित्तिचित्र मिल गए। मिट्टी के बर्तनों पर, भंडारण के बर्तनों पर, रोजमर्रा की वस्तुओं पर प्रतीक चिन्ह मिट्टी को पकाने से पहले उस पर उकेरे गए। और ये निशान बेतरतीब नहीं थे, ये सुनियोजित थे, सोचे समझे थे। ये एक निश्चित पैटर्न का पालन करते थे। और जब प्रमुख पुरातत्वविद डॉक्टर अमरनाथ रामकृष्ण ने इनकी तुलना अनसुलझी सिंधु लिपि से की, वह लेखन प्रणाली जो महान शहरों के पतन के साथ लुप्त हो गई, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया। वे बिल्कुल एक जैसे थे, एक जैसे नहीं, किसी से प्रभावित नहीं, बिल्कुल एक जैसे, एक ही प्रतीक, एक ही संरचना, एक ही दृश्य भाषा। डॉक्टर रामकृष्ण ने इसे सिंधु लिपि और तमिल ब्राह्मी लेखन के बीच की विकासवादी लुप्त कड़ी कहा। एक सेतु, 2000 वर्षों और 2000 किलोमीटर की दूरी को जोड़ने वाला एक बंधन। इस बात का प्रमाण कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से भागे लोग न केवल अपने जीन दक्षिण की ओर लाए, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी लेखन शैली और अपनी पहचान भी लाए। लेकिन फिर कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट सही निकली और सब कुछ बदल गया, क्योंकि तिथियां 600 ईसा पूर्व से मेल नहीं खाती थीं। वे किसी के भी अनुमान से 300 साल पहले वापस आ गए, जिससे तमिल शहरी सभ्यता एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर गई। एक ऐसा युग
जिसने इतिहासकारों को दक्षिण भारत के पूरे इतिहास को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर दिया। 600 ईसा पूर्व अब 900 ईसा पूर्व हो गया है। एक ही प्रयोगशाला परिणाम से तमिल सभ्यता रातों रात 3 शताब्दियां पुरानी हो गई। 300 साल सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन प्राचीन दुनिया में इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि ईसा पूर्व 900 ईस्वी यानी 6ठी शताब्दी बुद्ध का समय था, फारसी साम्राज्य का समय था। वह युग था जब गंगा के मैदानों में पहले महान शहर बन रहे थे। और तमिलनाडु, हर इतिहास की किताब, हर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, हर स्थापित समय रेखा के अनुसार तमिलनाडु को ग्रामीण, नौ आदिवासी, अविकसित और उत्तर से सभ्यता के आगमन की प्रतीक्षा करने वाला एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। किंजादी ने साबित कर दिया कि यह झूठ था। तमिल शहरी संस्कृति नई नहीं थी, यह किसी की नकल नहीं थी, यह गंगा सभ्यता के साथ साथ अस्तित्व में थी। 2 समानांतर दुनियाएं एक ही समय में विकसित हो रही थीं, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थीं। और कींझाड़ी सिर्फ एक कस्बा नहीं था, यह एक औद्योगिक क्षेत्र था। पुरातत्वविदों ने 7 विशाल भट्टियों का पता लगाया है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रमाण है। वस्त्र निर्माण, लौह गलाने की प्रक्रिया, उन्नत धातु उद्योग, जिसमें ज्ञान, बुनियादी ढांचा और व्यापार नेटवर्क आवश्यक थे। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो श्रम को संगठित करना, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना और दूर के बाजारों में निर्यात करना जानती थी। और उन बाजारों का प्रमाण, रोमन रूलेट मिट्टी के बर्तन, ये वहीं खाइयों में मिले थे। चाक पर बने ये विशिष्ट मिट्टी के बर्तन केवल एक ही जगह से आ सकते थे, रोमन साम्राज्य से। इसका मतलब है कि 600 ईसा पूर्व तक, शायद उससे भी पहले, तमिल व्यापारी भूमध्य सागर तक फैले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से पहले से ही जुड़े हुए थे। लेकिन बात यह है कि कींझाड़ी एकमात्र ऐसा स्थल नहीं था जहां तमिल सभ्यता के प्राचीन अवशेष छिपे हुए थे। 1876 डॉक्टर जगोर नामक एक जर्मन पुरातत्वविद को दक्षिणी तमिलनाडु में तामिरबरानी नदी के पास कुछ असाधारण चीज मिली। यह स्थान आदिचनल्लूर कहलाता है। उन्होंने खुदाई शुरू की और विशालकाय दफन कलश पाए, मनुष्य से भी ऊंचे विशाल मिट्टी के बर्तन जो शंकु के आकार के ढक्कनों से बंद थे। अंदर कंकाल, लेकिन सिर्फ हड्डियां ही नहीं, लोहे के हथियार, तलवारें, भाले, तीर जमीन में धंसे हुए थे, मानो जानबूझकर वहां गाड़े गए हों। मिट्टी में सोने के आभूषण चमक रहे थे। कांसे के बर्तन इतने पतले, सिर्फ 0.2 मिलीमीटर, कि वे आधुनिक एल्यूमीनियम पन्नी से भी पतले थे। कारीगरी असाधारण थी। 1 सदी से भी अधिक समय तक आदिचनल्लूर का अध्ययन किया गया, उसका विवरण तैयार किया गया और फिर उसे भुला दिया गया। लेकिन 2004 और 2022 के बीच पुरातत्वविद फिर लौटे। उन्होंने 159 विशाल दफन कलशों की खुदाई की और 2019 में उन्होंने कार्बन डेटिंग के लिए नमूने भेजे। परिणाम 905 ईसा पूर्व से 1384 ईसा पूर्व तक। कुछ कलाकृतियां कांस्य और स्वर्ण ईसा से 13वीं शताब्दी पूर्व की हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर टी सत्यमूर्ति ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, यह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने लौह युग के दफन स्थलों में से एक है। लेकिन जनवरी 2025 में तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग ने एक ऐसी खोज का खुलासा किया जिसने न केवल तमिल इतिहास को फिर से लिखा, बल्कि धातु विज्ञान के इतिहास को ही फिर से लिख दिया। 3345 ईसा पूर्व। यह कोई टाइपो नहीं है, यह आंकड़ों में कोई त्रुटि नहीं है। यह तमिलनाडु में लौह गलाने की शुरुआत का युग है, जिसकी पुष्टि आदिचनल्लूर और शिवगलाई के दफन स्थलों से प्राप्त नए कार्बन डेटिंग से हुई है। 3300 ईसा पूर्व, 5000 साल से भी अधिक पहले। इसे परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, यह मिस्र के पिरामिडों से पहले की बात है, स्टोनहेंज से पहले की, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में कांस्य युग की शुरुआत से भी पहले की, और दक्षिण भारत में तमिल लोहार पहले से ही लोहे पर महारत हासिल कर रहे थे, जो मानव इतिहास की सबसे कठिन और सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है। आदिचनल्लूर में धरती की गहराई में 220 सेंटीमीटर नीचे
जैविक पदार्थों के परीक्षण से पता चला कि उनकी औसत आयु 2600 ईसा पूर्व है। शिवकलाई में ये आंकड़े और भी पुराने हैं, 3345 ईसा पूर्व। यह लोहे पर काम करने वाली सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. स्टालिन 2025 में विधानसभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इससे संकेत मिलता है कि लौह पिघलाने की तकनीक का वैश्विक विकास यहीं से शुरू हुआ होगा। और इस दावे को करने वाले वह अकेले नहीं थे। पूर्व IAS अधिकारी और सिंधु घाटी सभ्यता के शोधकर्ता आर. बालकृष्णन ने निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए कहा, इस दावे का कई प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं द्वारा समर्थन किया जा रहा है। इसने समझ का एक नया द्वार खोल दिया है, क्योंकि यह सिर्फ तारीखों की बात नहीं थी, यह उन तारीखों के मायने की बात थी। लोहा यूं ही नहीं मिल जाता, इसके लिए ज्ञान, नम्रताप और सटीकता की आवश्यकता होती है। आपको यह जानना होगा कि किन चट्टानों में अयस्क पाया जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंचने वाली भट्टियां कैसे बनाई जाती हैं, और धातु को पीट पीट कर और गढ़कर उपयोगी औजार कैसे बनाए जाते हैं। और तमिल लोगों ने न केवल इसका पता लगाया बल्कि इसे परिपूर्ण भी बना दिया। 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच लिखने वाले संगम कवियों ने लोहारों को समाज का स्तंभ बताया है। पुराणानुरु के एक श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। कोल्लारकु कदने, लोहार का कर्तव्य है कि वह युद्ध के लिए हथियार प्रदान करे। तलवार, भाला, जीवन रक्षा और शक्ति के उपकरण। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कोई नहीं पूछ रहा था। अगर तमिलों ने 5000 साल पहले लोहे पर महारत हासिल कर ली थी, अगर वे दुनिया के अधिकांश लोगों के लोहे के बारे में जानने से बहुत पहले ही धातु को गला रहे थे, गढ़ रहे थे और निर्यात कर रहे थे, तो वे इसे कहां ले गए? क्योंकि लोहा एक जगह स्थिर नहीं रहता, यह यात्रा करता है, इसका व्यापार होता है। व्यापारी इसे रेगिस्तानों और समुद्रों के पार एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में ले जाते हैं। और उस सवाल का जवाब वह 4000 मील दूर एक कब्र में मिला। 2014 आनुवंशिकी विदों की एक टीम ने जर्नल PLOS 1 में एक अध्ययन प्रकाशित किया। वे प्राचीन मेसोपोटामिया से प्राप्त कंकाल अवशेषों का विश्लेषण कर रहे हैं। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित भूमि, सभ्यता का उद्गम स्थल, सुमेरियन, बेबीलोनियन और अक्काडियन सभ्यताओं का घर। ये कंकाल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के हैं। कांस्य युग से रोमन काल तक का समय, 3000 वर्षों की अवधि। और हड्डियों के भीतर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जो असंभव सा लगता था। माइटोकॉन्ड्रियल DNA, हैप्लोग्रुप M65A। माइटोकॉन्ड्रियल DNA पीढ़ी दर पीढ़ी मां से बच्चे में अपरिवर्तित रूप से स्थानांतरित होता है। यह एक आनुवंशिक पहचान है, एक फिंगरप्रिंट की तरह। और M65A अत्यंत दुर्लभ है। यह यूरोप में नहीं पाया जाता, यह मध्य एशिया में नहीं पाया जाता, यह मध्य पूर्व में भी नहीं पाया जाता, सिवाय इन मेसोपोटामियाई कब्रों के। तो यह कहां से आता है? वैज्ञानिकों ने उस अनुक्रम को अपने पास मौजूद हर डेटाबेस में खंगाला। उन्होंने इसकी तुलना दुनिया भर की हजारों आधुनिक आबादी से की ताकि कोई मेल मिल सके, और उन्हें एक मेल मिल गया। एक ही स्थान, एक ही प्रतिबंधित क्षेत्र, दिंडीगुल जिला, तमिलनाडु। ठीक यही क्रम 16223, 16266, 16289 उस विशेष क्षेत्र में रहने वाली आधुनिक तमिल आबादी में ही पाया जाता है, कहीं और नहीं। न उत्तर भारत में, न पाकिस्तान में, न ईरान में, न अफगानिस्तान में, और न ही प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित किसी अन्य स्थान पर। बस दिंडीगुल। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे ने स्पष्ट रूप से कहा, प्राचीन MK11G 107 MTT DNA की दक्षिण भारतीय तमिलों के साथ समानता और अन्य क्षेत्रों में इसकी अनुपस्थिति से पता चलता है कि तमिल व्यापारी मेसोपोटामिया तक पहुंचे थे। तमिल व्यापारी मेसोपोटामिया में अपने घर से 4000 मील दूर। और यह कोई संयोग नहीं था। ऐतिहासिक अभिलेख इसकी पुष्टि करते हैं। ईसवी सन 1ली से 3री शताब्दी के दौरान तमिल व्यापारी लाल सागर के रास्ते
दक्षिण भारत और रोम के बीच सक्रिय रूप से माल का परिवहन करते थे। प्राचीन यूनानी नौवहन मार्गदर्शिका पेरिप्लस ऑन एफ द एरिथ्रियन सी में वर्णित है कि तमिल बंदरगाह विदेशी जहाजों से भरे रहते थे जो सोने, शराब और कांच के बर्तनों से लदे होते थे। और पुरातात्विक प्रमाण वन मिट्टी के बर्तन। कुसेर अल कादिम में तमिल ब्राह्मी शिलालेखों वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। कुसेर अल कादिम मिस्र के लाल सागर तट पर स्थित एक प्राचीन रोमन बंदरगाह था। यह भौतिक प्रमाण है कि तमिल व्यापारी केवल स्थानीय स्तर पर ही व्यापार नहीं कर रहे थे, वे समुद्र पार भी व्यापार करते थे। इस प्रकार तमिल डीएनए मेसोपोटामिया तक पहुंचा, तमिल डीएनए मिस्र तक पहुंचा। लेकिन वे क्या बेच रहे थे? क्योंकि ये महज यात्री नहीं थे, ये व्यापारी थे, सौदागर थे। ऐसे लोग जो इतना मूल्यवान सामान ले जा रहे थे कि हजारों मील की यात्रा दुर्गम रेगिस्तानों और खुले समुद्रों को पार करने को जायज ठहरा सकें। इसका उत्तर दुनिया के सबसे महंगे व्यापार नेटवर्क में निहित है। एक ऐसा नेटवर्क जिसने रोम के खजाने को खाली कर दिया और तमिल राज्यों को अविश्वसनीय रूप से समृद्ध बना दिया। संगम कवियों को चित्र बनाना आता था। इसे सुनिए। अकनानुरु की कविता 149 से वहां जो लगभग 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। यवन के जहाज सोने के साथ आए और काली मिर्च लेकर लौटे और मुजरिस शोर से गूंज उठा। यवना। तमिल लोग यूनानियों और रोमनों को यही नाम देते थे। विदेशी पश्चिमी समुद्रों के पार से आए गोरे व्यापारी, और वे तमिल बंदरगाहों पर आते थे, विशेषकर मालाबार तट पर स्थित मुजरिस बंदरगाह पर। अपने जहाजों में सोने के सिक्के, शराब से भरे मटके, लिनेन के थान, कांच के मोती और मूंगे लादकर, और वे काली मिर्च लेकर चले गए। काली मिर्च, मसालों का राजा। रोम में यह इतनी मूल्यवान थी कि इसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुट्ठी भर काली मिर्च से जमीन खरीदी जा सकती थी। एक बोरी काली मिर्च से पूरा शहर गिरवी रखा जा सकता था, और दुनिया में केवल यहीं दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय जंगलों में यह प्रचुर मात्रा में उगती थी। लेकिन काली मिर्च तो बस शुरुआत थी। तमिल व्यापारी इलायची, मन्नार की खाड़ी से निकाले गए मोती, कोडुमनल में खनन किए गए बैरल रत्न, हाथियों के दांत, इतने नाजुक सूती वस्त्र जिन्हें बुनी हुई हवा कहा जाता था, और लोहा, तमिल इस्पात जिसे 3000 वर्षों से जल रही भट्टियों में ढाला जाता था, का निर्यात करते थे। और रोम तो इस जुनून में डूबा हुआ था। प्लिनी द एल्डर जैसे रोमन इतिहासकारों ने तमिल वस्तुओं की खरीद के लिए पूर्व की ओर बह रहे सोने के पलायन पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय विलासिता की वस्तुओं की लत को पूरा करने के लिए रोम को हर साल 100 मिलियन सेस्टर्स का नुकसान हो रहा था, जो एक चौंका देने वाली रकम थी। यह व्यापार इतना व्यापक और एकतरफा था कि इसने रोमन अर्थव्यवस्था की स्थिरता को खतरे में डाल दिया था। लेकिन इस व्यापार ने केवल आर्थिक रिकॉर्ड ही नहीं छोड़े, इसने डीएनए भी छोड़ा। तमिल आबादी का अध्ययन कर रहे आनुवंशिकीविदों ने एक असामान्य बात देखी। उच्च जाति समूहों, विशेष रूप से वेल्लार, जो जमींदार और व्यापारी थे, में वाई क्रोमोसोम हैप्लोटाइप J2 का स्तर थोड़ा अधिक पाया गया। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक विशिष्ट लक्षण है। ग्रीक, रोमन और मध्य पूर्वी क्षेत्रों का भी। कुछ वेल्लार समुदायों में J2 का स्तर 38.7% तक पहुंच जाता है, लगभग 40%। डॉक्टर सेनगुप्ता और उनकी टीम ने 2006 के एक अध्ययन में इसकी पुष्टि की। रोमन और ग्रीक व्यापारियों से तमिल आबादी में जीन का प्रवाह हुआ था। आक्रमण नहीं, विजय नहीं। व्यापार, अंतर्विवाह, सांस्कृतिक आदान प्रदान, और इसके प्रमाण हर जगह मौजूद हैं। तमिलनाडु भर में, विशेषकर कोयम्बटूर और मदुरई जिलों में रोमन सिक्कों के विशाल भंडार मिले हैं। सोने के बने इन सिक्कों पर सम्राटों के चेहरे अंकित हैं। ऑगस्टस, टिबेरियस, नीरो। हजारों सिक्के जारों में दबे हुए, मंदिरों की नींव में छिपे हुए और ग्रामीण इलाकों में बिखरे हुए पाए गए हैं। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि तमिल राजाओं ने रोमन सिक्कों को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें विकृत भी कर दिया। उन्होंने सम्राट के चेहरे पर
अपने चिन्ह अंकित कर दिए और फिर उन्हें अपने नाम से पुनः जारी कर दिया। यह एक बयान था, संप्रभुता की घोषणा। आप अपना सोना ला सकते हैं, लेकिन यह हमारी भूमि है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी शक्ति है। यह व्यापार सदियों तक फलता फूलता रहा, 3री शताब्दी ईस्वी तक, जब रोम संकट में डूब गया और जहाजों का आना बंद हो गया। 4वीं शताब्दी में यह थोड़े समय के लिए पुनर्जीवित हुआ, फिर 7वीं शताब्दी में पूरी तरह समाप्त हो गया, जब इस्लामी विजयों ने पुराने समुद्री मार्गों को काट दिया। लेकिन तमिलों का आनुवंशिक प्रभाव केवल पश्चिम की ओर, अरब सागर के पार, मेसोपोटामिया और रोम तक ही नहीं फैला, क्योंकि दक्षिण पूर्व में 2000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के एक द्वीप पर तमिल डीएनए ने इतिहास के सबसे बड़े आनुवंशिक रहस्यों में से एक को जन्म दिया। 2025 आनुवंशिकीविदों की एक टीम ने नेचर इंडिया में एक संपूर्ण जीनोम अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने 54 श्रीलंकाई लोगों के डीएनए का अनुक्रमण किया है। 35 सिंहली, 19 आदिवासी, जिन्हें वेद्दा भी कहा जाता है। श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी सिंहली है। वे हिंदी और बंगाली से संबंधित एक इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। उनके प्राचीन इतिहास ग्रंथ महावंसा और दीपवंसा लगभग 500 ईसा पूर्व उत्तर भारत से हुए उनके प्रवास की कहानी बताते हैं। विजया नामक एक राजकुमार, जिसे उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, वह 700 अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर रवाना हुआ और द्वीप पर बस गया। सदियों से उस कहानी को इतिहास के रूप में माना जाता रहा है, एक जनजातीय जाति की आधारभूत कथा के रूप में। लेकिन डीएनए एक अलग ही कहानी बयां करता है। इस अध्ययन से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सिंहली लोगों का 55% जीन पूल तमिल आबादी के साथ मिलता है, उत्तर भारतीयों के साथ नहीं, बंगालियों के साथ नहीं, और न ही उन इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों के साथ जिनसे वे अपने वंशज होने का दावा करते हैं, तमिल लोग। दरअसल जब आनुवंशिकीविदों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया तो सिंहली और श्रीलंकाई तमिल लगभग एक समान समूह में एकत्रित हुए। दोनों समूहों में दक्षिण भारतीय द्रविड़ वंश पाया गया, एक ही आनुवंशिक लक्षण, एक ही प्राचीन वंश, और वेद्दा जनजाति, जो एक अलग थलग भाषा बोलने वाले स्वदेशी शिकारी संग्रह करता है, जिनके कोई झात रिश्तेदार नहीं है और जो हजारों वर्षों से इस द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के आदिवासी समूहों, विशेष रूप से इरुला और पनिया जनजातियों के साथ गहरे आनुवंशिक संबंध दिखाए। ये दक्षिण भारत के वनवासी समुदाय हैं। इस अध्ययन के सहलेखकों में से एक डॉक्टर मानसा राघवन ने स्पष्ट रूप से कहा, श्रीलंका के जीन पूल में दक्षिण एशिया के बाहर से कोई बड़ा आनुवंशिक योगदान नहीं रहा है। कोई बड़ा योगदान नहीं, यानी प्राचीन इतिहास ग्रंथ, उत्तर भारतीय प्रवास की कहानियां, आर्य राजकुमारों के दक्षिण की ओर समुद्री यात्रा की कहानियां, ये सब मिथक हैं। सुंदर, राजनीतिक रूप से उपयोगी मिथक, लेकिन आनुवंशिक वास्तविकता नहीं। सच क्या है? सभी श्रीलंकाएं तमिल, सिंहली, वेद्दा, दक्षिण भारतीय द्रविड़ मूल के हैं। भाषाएं अलग हो गईं, पहचान अलग हो गई, राजनीति, धर्म, राष्ट्रीय विचार, इन सब ने उन लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर दी जो आनुवंशिक रूप से लगभग एक जैसे हैं। तो अगर श्रीलंका से लेकर मेसोपोटामिया तक हर किसी में तमिल आनुवंशिक निशान मौजूद हैं, अगर मिस्र से लेकर ईरान और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों तक की कब्रों में तमिल डीएनए पाया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें जो कहानी बताई गई है वह अधूरी है, क्योंकि एक ऐसी भूतिया कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी कथा जिसने 150 वर्षों से भारतीय पहचान को आकार दिया है। एक आक्रमण की कहानी। उत्तर से आए योद्धा, तथाकथित आर्य, मध्य एशिया से घोड़ों और रथों के साथ आए, उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया। लेकिन डीएनए के अनुसार वह आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। 150 वर्षों तक हमें एक कहानी सुनाई गई। यह इस प्रकार हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशियाई मैदानों से योद्धा, घोड़ों पर सवार, कांसे के हथियारों से लैस, वही एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले भारत में आ उतरे। उन्होंने मूल निवासियों को जीत लिया। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देवी देवताओं को
उन पर थोप दिया। वे शासक वर्ग बन गए, आर्य, कुलीन वर्ग। और इसका प्रमाण एक आनुवंशिक चिह्न वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A1। यह यूरोपियन, मध्य एशियाई और उत्तर भारतीय लोगों में उच्च आवृत्ति पर पाया जाता है। यह विजेताओं की पहचान है। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों को यह कहानी बहुत पसंद आई। इससे हर बात का औचित्य सिद्ध हो गया। यदि भारत पर पहले भी विजय प्राप्त की गई थी, यदि इसकी सभ्यता विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा आकारित की गई थी, तो ब्रिटिश शासन एक प्राचीन परंपरा का नवीनतम अध्याय मात्र था। लेकिन समस्या यह है कि DNA इसका समर्थन नहीं करता। उत्तर भारतीय? जी हां, उनमें 30 से 40% स्टेपी वंश के अंश पाए जाते हैं। मध्य एशियाई प्रवासियों के आनुवंशिक संकेत स्पष्ट हैं। यह सच है। लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास स्टेपी क्षेत्रों के लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आए और वहां पहले से रह रही आबादी के साथ घुल मिल गए। लेकिन तमिल लोग लगभग न के बराबर। हार्वर्ड के आनुवंशिकीविद डॉक्टर डेविड रीच, जिन्होंने राखी घड़ी जीनोम का अनुक्रमण किया था, ने 2019 में स्पष्ट रूप से कहा था, राखी घड़ी व्यक्ति में स्टेपी पशुपालकों से कोई भी स्पष्ट पूर्वज नहीं था। कुछ नहीं, शून्य। तमिलों की आनुवंशिक संरचना पूर्व मैदानी काल की है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से सीधा संबंध स्थापित करती है, उन लोगों से जो प्रवास शुरू होने से पहले दक्षिण एशिया में रहते थे। तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, तमिल DNA, इन्होंने आर्य पूर्व भारत से अटूट संबंध बनाए रखा है। और जब आप डॉक्टर सेनगुप्ता के 2008 में BMC जीनोमिक्स में प्रकाशित अध्ययन के आंकड़ों का उपयोग करते हुए तमिल आबादी में वाई क्रोमोसोम हैप्लोसमूहों का विश्लेषण करते हैं, तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। R1A1, जिसे तथाकथित आर्यन मार्कर कहा जाता है, यह मौजूद है 27%। लेकिन यह उत्तर भारत की तुलना में काफी कम है, जहां कुछ आबादी में यह 50, 60 या यहां तक कि 70% तक भी पहुंच सकता है। तमिलों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण अलग हैं। हैप्लोग्रुप H 21%, यही भारतीय पहचान है। यह वंश 40 से 50 हजार साल पहले मध्य पूर्व या दक्षिण मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ था और अब लगभग विशेष रूप से दक्षिण एशियाई लोगों में ही पाया जाता है। हैप्लोग्रुप L 13%, सिंधु घाटी सभ्यता से सीधा संबंध। हड़प्पा और मोहनजोदारो का निर्माण करने वाले लोगों द्वारा अपनाया गया एक चिह्न। और हैप्लोग्रुप J2 11%, भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्वी, यूनानियों, रोमनों और फारसियों के साथ प्राचीन व्यापारिक संपर्क के प्रमाण। आक्रमण नहीं, बल्कि आदान प्रदान, आनुवंशिक प्रमाण स्पष्ट हैं। तमिल लोग आर्य विजेताओं के वंशज नहीं हैं, वे उन लोगों के वंशज हैं जो यहां सबसे पहले रहते थे। लेकिन अगर तमिल वंश आर्यों के प्रवास से भी पहले का है, अगर यह कांस्य युग से पहले, सिंधु घाटी के महान शहरों से पहले, यहां तक कि लेखन के आविष्कार से भी पहले का है, तो वास्तव में यह कितना पुराना है? क्योंकि एक ऐसा आनुवंशिक चिह्न है जिसमें इसका उत्तर छिपा है, और यह चिह्न 50,000 साल पुराना है। 31,500 साल पहले दक्षिण एशिया में कहीं एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। हम उसका नाम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि वह कहाँ रहती थी, लेकिन हम जानते हैं कि उसके माइटोकॉन्ड्रियल DNA में एक उत्परिवर्तन था, एक छोटा सा बदलाव जो मां से बच्चे में पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदले चला गया। वह उत्परिवर्तन हैप्लोग्रुप M बन गया और आज यह दक्षिण भारत में हर जगह मौजूद है। 70% भारतीय तमिलों में हैप्लोग्रुप M पाया जाता है। यह दक्षिण एशियाई आनुवंशिक पहचान है जो यूरोपीय लोगों में लगभग अनुपस्थित है, मध्य एशियाई लोगों में दुर्लभ है, और दुनिया में कहीं और इतनी तीव्रता से नहीं पाया जाता है। उप हैप्लोसमूह M5A और M2A, M वंश की विशिष्ट शाखाएं तमिल आबादी का क्रमशः 14 और 12% हिस्सा बनाती हैं। ये अन्य आबादी में लगभग कभी नहीं पाई जाती। ये अद्वितीय हैं, स्वदेशी हैं, एक आनुवंशिक पहचान जो तमिल पहचान को एक प्राचीन स्रोत से जोड़ती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आनुवंशिकीविद डॉक्टर टोमास किविसिल्ड ने 2004 में इन वंशों का अध्ययन किया।
उनका निष्कर्ष क्या था? दक्षिण भारत में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वंशों के लिए 40,000 वर्ष से अधिक की गहरी संलयन तिथियां प्राचीन और निरंतर उपस्थिति का संकेत देती हैं। प्राचीन, निरंतर, अटूट। लेकिन एक और पहचान है, हैप्लोग्रुप U2। यह कुछ तमिल आबादी में, विशेषकर जनजातीय समूहों में पाया जाता है और U2 दक्षिण एशिया से नहीं आया है। यह प्राचीन ईरानी शिकारी संग्रहकर्ताओं से आया है। वे लोग जो इस क्षेत्र में खेती व शहरों और आज की सभ्यता से पहले रहते थे, 40,000 साल पहले, शायद उससे भी पहले। इसका अर्थ यह है कि तमिल वंश केवल दक्षिण एशियाई नहीं है, यह एक मिश्रण है, एक मिलन बिंदु है। अफ्रीका छोड़कर पूर्व की ओर प्रवास करने वाले पहले मनुष्यों का एक आनुवंशिक अभिसरण है। और जनजातीय आबादी इरुला, पनिया, कोटा एशिया में सबसे प्राचीन और अमिश्रित आनुवंशिक वंशों में से कुछ को अपने साथ रखती है। उनका डीएनए इतना प्राचीन है, बाद के प्रवासों से इतना अप्रभावित है कि यह पुरापाषाण युग की दुनिया की एक जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। तमिल पूर्वज उन पहले होमोसेपियंस में से थे जिन्होंने 50 से 60,000 साल पहले अफ्रीका छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप में बसना शुरू किया था। उन्होंने उन्हीं रास्तों पर यात्रा की जिन पर यूरेशिया के पहले खोजकर्ता चले थे। उन्होंने वही विशालकाय जानवर देखे, विशाल हाथी, कृपाण दांत वाली बिल्लियां, ऊनी गैंडे। वे हिमयुग, सूखे और ज्वालामुखी की सर्दियों से बच गए और उनके वंशज आज भी यही हैं। पिता की तरफ से भी यही कहानी है। हैप्लोग्रुप H, Y क्रोमोसोम का वह मार्कर जो 21% तमिल पुरुषों में पाया जाता है, मध्य पूर्व या दक्षिण मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और 40 से 50,000 साल पहले दक्षिण एशिया तक पहुंचा। आज यह लगभग पूरी तरह से दक्षिण एशियाई लोगों तक ही सीमित है। यह आपको यूरोप में नहीं मिलेगा, यह आपको पूर्वी एशिया में भी नहीं मिलेगा। यह हमारा अपना है। तो हमने तमिल डीएनए का पता 50,000 साल पहले तक लगाया है। हमने अफ्रीका से पहले प्रवास से लेकर पुरापाषाण काल से होते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन से लेकर लौह युग और रोम के साथ मसालों के व्यापार तक इसका अनुसरण किया है। हमने महाद्वीपों में, सहस्राब्दियों में और मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास में इसका पता लगाया है। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जिसे हम अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं, और यह ऐसे प्रतीकों में लिखा है जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता। 400 प्रतीक, हजारों शिलालेख, एक भी पुष्ट अनुवाद नहीं। सिंधु घाटी लिपि प्राचीन विश्व के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह मोहरों, मिट्टी के बर्तनों, औजारों और यहां तक कि धोलावीरा शहर के द्वार पर लगे एक विशाल चिन्हपट पर भी दिखाई देती है। छोटे छोटे शिलालेख, आमतौर पर 5 से 7 अक्षरों के, सुसंगत, संरचित और सुविचारित। लेकिन किसी को नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है। एक सदी से भी अधिक समय से भाषाविदों, पुरातत्वविदों, क्रिप्टोग्राफरों और यहां तक कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने भी इसे समझने की कोशिश की है। उन्होंने इसकी तुलना हर जात लेखन प्रणाली से की है। उन्होंने इसे पैटर्न पहचान एल्गोरिदम, सांख्यिकीय मॉडल और न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से परखा है। और 2009 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक, साइंस पत्रिका में, एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने सिंधु लिपि की संरचना का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटेशनल विश्लेषण का उपयोग किया। और उनका निष्कर्ष क्या था? ये पैटर्न प्राकृतिक भाषा के अनुरूप है। ये यादृच्छिक प्रतीक नहीं है, ये सजावटी कला नहीं है, ये भाषा है। इसका अर्थ है कि सिंधु लिपि में शब्द, वाक्य और विचार अंकित होते हैं। लेकिन कौन सी भाषा? भाषाई प्रमाण एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन मेसोपोटामियाई ग्रंथों में प्रोटो द्रविडियन शब्द पाए गए हैं, जैसे पीलू, हाथी या हाथीदांत के लिए अकॉर्डियन शब्द, जो द्रविडियन मूल से लिया गया है। यही मूल तमिल में पीलुरु या पिल्लका के रूप में भी मौजूद है। फिनलैंड के इंडोलॉजिस्ट अस्को पारपोला, जिन्होंने अपना पूरा करियर सिंधु सभ्यता के अध्ययन में बिताया है, ने स्पष्ट रूप से कहा, सिंधु शिलालेखों की एक रूपता से पता चलता है कि द्रविड़ भाषा का एक प्रारंभिक रूप सिंधु लोगों की भाषा रही होगी, और फिर
की झाड़ी है। भित्ति चित्र, मिट्टी के बर्तनों पर खुदे हुए प्रतीक जो संरचनात्मक रूप से सिंधु लिपि के समान है। 2000 वर्षों को जोड़ने वाला एक सेतु। लेकिन विकासवादी अंतर अभी भी बना हुआ है। हमें नहीं पता कि लिपि में परिवर्तन कैसे हुआ। हमें नहीं पता कि यह आधुनिक तमिल लेखन की पूर्वज तमिल ब्राह्मी लिपि में कैसे परिवर्तित हुई। हमें नहीं पता कि कौन से प्रतीक ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से विचारों का, कौन से व्याकरण या वाक्य रचना के चिन्ह हैं। लेकिन असली बात यह है कि अगर सिंधु लिपि में प्रोटो तमिल लिपि है, अगर यह द्रविड़ भाषा का प्रारंभिक रूप है, तो इसे समझने से प्रारंभिक भारतीय सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ बदल जाएगी। तमिलनाडु के महानतम शिलालेख शास्त्रियों में से एक डॉक्टर इरावतम महादेवन ने अपना पूरा जीवन इसी प्रश्न के उत्तर में समर्पित कर दिया। उन्होंने सिंधु घाटी की मोहरों, कींचड़ी की भित्तिचित्रों और तमिल लेखन के विकास का अध्ययन किया, और उनका निष्कर्ष क्या था? सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के लिए पुख्ता प्रमाण प्रदान करती है, जो आदि द्रविड़ सभ्यता से संबंधित है। कल्पना कीजिए कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। राजाओं के नाम, देवताओं की उपाधियां, व्यापार संबंधी अभिलेख, कविता, कानून, 4000 वर्षों से मौन रही एक सभ्यता का आंतरिक जीवन, एक शब्द, एक सही ढंग से समझा गया प्रतीक। बस इतना ही 5000 साल के इतिहास के रहस्य को सुलझाने के लिए काफी होगा। और कहीं न कहीं हड़प्पा की धूल में, मोहनजोदारो की खाइयों में, कींचड़ी की हाल ही में खोजी गई परतों में वह शब्द प्रतीक्षा कर रहा है।